ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम भारत की नदियों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो भारत की नदियों को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हिमालय की नदी, और एक प्रायद्वीपीय नदी, एक मध्य भारत की नदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे भारत की नदियाँ। तो पहला आपका है कि हिमालय की नदी, या हिमालय नदियाँ के नाम से आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, ये हिमालय नदी जो कि भारत का जो पूरा उत्तरी एरिया है उसमें आती है। दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों जो आपका भारत का दक्षिणी पॉइंट है वो पूरा प्रायद्वीपीय में आता है, और कुछ नदियाँ हैं जो मध्य में आती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। इनके विषय भी हम चर्चा करेंगे। मध्य भारत, मध्य भारत की नदियाँ। ठीक है, तो ये जो मध्य भारत का नदियाँ हैं, अगर ये इसको देखा जाए तो ये आपका प्रायद्वीपीय में ही आता है। ठीक है, अब हिमालय नदियों की बात है तो हिमालय नदी को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हिमालय में जो मुख्य है तीन तरह से उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है सिंधु नदी, और दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और एक और आपकी है गंगा नदी। ठीक है, भारत की नदियाँ, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और प्रायद्वीपीय में आपका मध्य भारत की नदियाँ भी आती हैं। अब हिमालय की नदियों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। अब प्रायद्वीप में आपका देखा जाए तो नीचे आपका जैसे गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी हो गई, आपकी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई। ठीक है, अब मध्य में ताप्ती, नर्मदा, ये सब नदी आएंगी। तो दोस्तों आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सिंधु नदी। पहले हम सिंधु नदी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, और फिर गंगा को पढ़ेंगे। इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के नदियों पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिंधु नदी एक हिस्सा पड़ता है, वो तो पहले तो तिब्बत का था, लेकिन अब जो है कि वो चीन के कब्जे में है, तो उसको हम चीन का ही मानेंगे। तो चीन में एक है मानसरोवर झील। चीन में जो एक झील है फेमस है, क्या नाम है, मानसरोवर झील। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी नदियां हैं मुख्य देखा जाए तो सभी का उद्गम स्थल मानसरोवर से ही है। तो पहले हम सिंधु नदी की बात करेंगे तो मानसरोवर झील में ही एक स्थान है चिमयोंगदोंग। चिमयोंगदोंग, तो चिमयोंगदोंग है, वहाँ से ही सिंधु नदी निकलती है। ये सिंधु नदी भारत से होते हुए सीधा निकल जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से इसका जो पूरा हिस्सा है वो अरब सागर में आके गिर जाता है। आपको पता होगा कि भारत का जो बाएं साइड का एरिया है ये आपका अरब सागर में आता है, अरब सागर, और ये वाला एरिया आपका क्या आता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अब सिंधु नदी मानसरोवर के चिमयोंगदोंग से निकलती है, और सीधा ये आपका यहाँ पर है लेह। कभी कभी पूछा जाता है कि लेह किस साइड है, तो सिंधु के राइट साइड में लेह पड़ता है, और इधर आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और टोटल अगर बात करें सिंधु नदी की लंबाई की तो ये है 2880। ठीक है, ये 2880, लगभग दो नदियां आपकी समान हैं, एक सिंधु नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। जब उसको पढ़ेंगे तो वो भी हम चर्चा करेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र लगभग समान है। गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, वो हम उसमें समझेंगे। तो जब भी देखा जाए तो ये सिंधु नदी बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदियों में एक है सिंधु नदी। तो अब 2880 किमी इसकी टोटल लंबाई है। स्टार्ट कहाँ से होती है, चिमयोंगदोंग से, ये आपका चीन में पड़ता है। ठीक है, मानसरोवर झील से स्टार्ट होके ये आपका लेह के बगल से साइड से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये चला जाता है पाकिस्तान में। ये वाला एरिया जो आता है वो आपका पाकिस्तान में आता है। ये तो हो गई सिंधु नदी जो कि मेन नदी है।
अब सिंधु नदी के जस्ट नीचे एक आपका यहाँ झील पड़ती है, इसको बोलते हैं बैरी नाग झील। बैरी नाग झील, ठीक है। बैरी नाग झील से एक फेमस नदी जो निकलती है वो है झेलम। इस नदी का नाम क्या है? झेलम, ठीक है। झेलम हो गए। और उसके बाद एक और झील यहाँ पे, एक और जो कि फेमस है, बाड़ा लाचा दर्रा। एक दर्रा फेमस है। वैसे इसमें मैं मुख्य दर्रों की बात करूंगा जहाँ से आपकी नदियाँ निकलती हैं, और हम दर्रों के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे जब मैं दर्रों का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम अच्छे समझेंगे। अभी केवल नदियों के विषय में बात कर रहे हैं, तो केवल नदियाँ कहाँ से निकलती हैं उसको हम समझेंगे। ये आपका है बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। तो बाड़ा लाचा दर्रा से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चिनाब, ठीक है। इसका क्या नाम है? चिनाब नदी, ठीक। हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक पड़ता है रोहतांग दर्रा। कहाँ पड़ता है? रोहतांग दर्रा। ये आपका वैसे बेसिकली तो एचपी में आता है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, झेलम, चिनाब, रावी। एक क्रम से इसको याद करेंगे हम। अभी तो आप देख लीजिए, फिर हम इसका क्रम भी बताएंगे। ये आपका है रावी। और इसी रोहतांग दर्रे से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है व्यास, ठीक है। समझते रहिएगा दोस्तों, व्यास। और एक नदी आपकी जो सतलज है, वो यहाँ पे मानसरोवर में ही एक स्थान है जिसका नाम है रोक सताल। रोक सताल, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी। तो दोस्तों कितनी नदियाँ हो गई आपकी? ये तो आपकी मुख्य हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। दोस्तों व्यास निकलती तो यहाँ से है, मतलब इंडिया से ही, लेकिन आके ये मिल जाती है किसमें? सतलज में। और ये इसमें देखा जाए तो झेलम का भी पानी किस में आता है? चिनाब में। रावी का भी पानी किस में आता है? चिनाब में। व्यास का आता है किसमें? सतलज में। और सतलज व्यास का पानी लेके सीधा कहाँ जाती है? चिनाब में। और चिनाब इन सब के पानी को लेते हुए मिल जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये जो स्थान है इसको बोलते हैं मिथनकोट। मिथनकोट एक स्थान है पाकिस्तान में। तो ये सब नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं किससे? सिंधु से, ठीक है। ये आ रहा है सिंधु, आपका मेन आपकी सिंधु है, ठीक है। और ये सब उसके क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। और ये सब सहायक नदियाँ आके मिलती है किससे? मिथनकोट में, सिंधु नदी से, ठीक है। और ये पानी सिंधु लेते हुए सब लेके कहाँ जाता है? अरब सागर में। तो इसको दोस्तों क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम क्या है। तो एक बार लिख लेते हैं इसको। पहले क्या है? झेलम है, उसके बाद क्या है? चिनाब है, उसके बाद क्या है? रावी है, उसके बाद क्या है? व्यास, और उसके बाद है आपका सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इन पांचों नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि झेलम का पानी भी किस में जाता है? चिनाब में। रावी का पानी किस में जाता है? चिनाब में। व्यास मिलती है किससे? सतलज से। और सतलज इस व्यास का पानी लेके कहाँ चली जाती है? चिनाब में, ठीक है। और ये चिनाब ही है जो इन सब का पानी लेके चली जाती है कहाँ पे? मिथनकोट में। और मिथनकोट में मिल जाती है किससे? सिंधु से। और सिंधु इन सब को पानी लेकर चला जाता है अरब सागर में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सतलज नदी है, तो सतलज नदी पे एक है बहुत ही यहाँ पर फेमस बांध है, हरिका बांध। लिख देता हूँ इसको मैं, हरिका बांध, ठीक। और सतलज नदी से याद आया कि आपका भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा जो बांध है, ठीक है, वो भी इसी नदी पर है, भाखड़ा।
वैसे बाद की वीडियो जो बनाएंगे तो हम पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी आ गया सतलज नदी, तो मैंने बता दिया भाखड़ा बांध आपका किस पे स्थित है, सतलज नदी पर। और इसी हरिका बांध से एक आपकी नहर निकलती है, बहुत ही फेमस नहर है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, सॉरी नहर है। तो हरिका बांध से निकल के ये सीधा कहाँ जाती है, राजस्थान में। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो ये पांचों नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी होगी, चिनाब होगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में निकलती है और भारत में ही लुप्त हो जाती है, उसका पानी आगे नहीं जाता है। तो आपको दिख रहा होगा व्यास, व्यास आपका रोहतांग दर्रे से निकलती है और आके ख़त्म हो जाती है किसमें, सतलज नदी में। ठीक है, ये हो गया सिंधु नदी का पूरा ब्यौरा। और एक बार इसको क्रम से याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है सिंधु की, तो 2880 किलोमीटर। ठीक, अब एक बार चर्चा कर लेते हैं सिंधु जल समझौते की। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता क्या है, तो दोस्तों 1960 में, वैसे तो 1960 बोलना सही नहीं है, ये 1947 से ही स्टार्ट हो गया था कि जो आपकी जो नदियां हैं आप देख रहे हैं, इनमें दो नदियों का उद्गम स्थल जो है वो कि बाहर चीन में है, और जो 4 नदियां बहती हैं उन सब का उद्गम स्थल आपका भारत में है। तो पाकिस्तान और इंडिया से ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा था कि इन नदियों का पानी किस में जाएगा, कौन ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस पर बहुत दिन तक चर्चा चली, और चर्चा लास्ट में 1960 में, ठीक है 1960 में एक बैठक हुई। 1960 में बैठक हुई, इस बैठक में जो मेनली शामिल थे वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये अपने यहाँ के पीएम थे, और उसके बाद ये थे अयूब खान। अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन दोनों ने 1960 में ये निर्णय लिया कि झेलम, चिनाब और सिंधु, ठीक है, वैसे देखा जाए तो मेनली इनको 2 पार्ट में उस टाइम पे डिवाइड किया गया था, एक पूर्वी नदियाँ और एक पश्चिमी नदियाँ। ठीक है, पूर्वी नदियों में कौन कौन आता है, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक, ये 3 नदियाँ पूर्वी नदियाँ में, और रावी, व्यास, सतलज, ये 3 नदियाँ पश्चिमी नदियाँ में। तो 1960 में ये डिसीजन लिया गया कि इनका जो इन 3 नदियों का, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, इन 3 नदियों का जो पानी है मैक्सिमम यूज 80% इसका यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, और 20% यूज करेगा इंडिया। और नीचे की जो ये 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, ये तो भारत के अंडर में ही है, तो ये भारत इनका पूर्णतः यूज करेगा। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा। और यही कारण है कि हम पाकिस्तान में जो नदियां जाती हैं उनका पानी नहीं रोक सकते 1960 इस सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। और हाँ, एक चीज़ है कि जैसे अगर हमें मान लो बिजली उत्पादन है, ठीक है, या कोई और कुछ बनाना है वहाँ पे, तो वो उस 1960 के क्राइटेरिया के अंदर हम वहाँ पे बिजली उत्पादन ये मतलब ये सब काम कर सकते हैं। वो भी बहते पानी, मतलब अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें पानी का बहाव रुकना नहीं चाहिए। ये है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के इसके बाद। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।